मेरा नाम मारिया है और इस वक्त मेरी उम्र 28 साल है। मैं 4 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन हूँ। मैं उम्र के लिहाज से पहले ही जवान हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि घर में एक तो सब मर्द ही थे और जो एक औरत थी भी वो मेरे सबसे बड़े भाई की बीवी थी, जो जाहिर है अपने खावंद के साथ सोती थी। इसलिए मेरा उनके साथ सोना बहुत मुश्किल था। और मसला ये था कि मुझे अकेले सोते हुए बहुत डर लगता था। इसलिए चारों नाचार मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ सुलाते थे। लेकिन वो मुझे अपने साथ पलंग पर नहीं सुलाते थे, बल्कि उन्होंने मेरे सोने के लिए एक छोटी सी चारपाई बनवाई हुई थी जहां पर मैं सोती थी, जबकि पलंग पर मेरे वालिदैन सोते थे। मेरे वालिदैन मुझे साथ सुलाते हुए बहुत एहतियात से काम लेते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बेएहतियाती भी कर लेते थे। ये तो मुझे याद नहीं कि इस वक्त मेरी उम्र क्या थी, लेकिन इस उम्र में देखा गया एक सीन मेरे जहन पर ऐसा नक्श है कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अभी भी मेरे सामने हो रहा हो। ये नीम सर्दियों के दिन थे, मतलब ये कि अभी सर्दियां पूरी तरह से आई नहीं थीं। दिन को मौसम ठीक, लेकिन रात को बड़ी डांसेस हो जाती थी और आप हल्का कंबल आखेस लिए बगैर नहीं सो सकते थे। ये उन्हीं रातों में से एक रात की बात है कि मैं हस्बन मामूल अब्बा और अम्मा के पलंग के साथ बिछी एक छोटी सी चारपाई पर सोई हुई थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि अचानक कुछ आवाज़ों की वजह से मेरी आंख खिल गई। कमरे में 0 वॉट का बल्ब लगा हुआ था और इस 0 वॉट के बल्ब से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। अभी मैं उन आवाज़ों पर गौर ही कर रही थी कि कमरा एक बार फिर गूंज उठा। इस दफ़ा आवाज़ पहले की निस्बत थोड़ी ऊंची थी और इसी असना में एक बार फिर मुझे जनाना आवाज़ में एक तेज़ आह सुनाई दी। मैंने डरते डरते आवाज़ की समत देखा तो वहां का मंजर देखकर मेरा दिल धक रह गया और मैं इस बात पर हैरान थी कि अब्बा अम्मा को बार बार क्यों मारते जा रहे हैं और मेरी माँ क्यों करा रही है, क्योंकि हमारे घर में अम्मा का खासा होल्ड था और आम हालत में अब्बा अम्मा से खासे डरते थे। लेकिन इसके बावजूद अब्बा अम्मा पर चढ़े उनको मारे जा रहे थे और अम्मा बजाय उनको मना करने के आगे से उनको जोश दिला रही थी। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बाइस थी। खैर, मैं बिस्तर में दबकी चुपचाप अब्बा और अम्मा की ये लड़ाई देखती रही, जिसमें अब शिद्दत आती जा रही थी और उसके साथ ही अम्मा के चलाने की आवाज़ तेज से तेज तर हो गई, जिसे सुनकर अब्बा ने थोड़े करख्त लहजे में अम्मा से कहा, आहिस्ता आवाज़ निकालो। काफ़ी देर तक दोनों लगे रहे, फिर अब्बा अम्मा के साथ वाली जगह पर लेट गए और गहरे गहरे सांस लेने लगे। वो इतने जोर जोर से सांस ले रहे थे कि उनके सांसों की आवाज़ मेरी चारपाई तक साफ सुनाई दे रही थी। मैं अब्बा और अम्मा का ये तमाशा देख रही थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरी समझ में न आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है, लेकिन फितरतना चूंकि मैं काफ़ी बुज़दिल और खामोश तब वाक़ई हुई थी, इसलिए सुबह उठकर मैंने इस बात का किसी से तज़किरा नहीं किया और करती भी किससे। घर में सब ही मुझसे बड़े थे और स्कूल में कोई ऐसी खास सहेली ना थी कि जिससे मैं ये राज शेयर कर सकती। इसके बाद मुझे हफ्ते में एक आध बार अब्बा और अम्मा का ये ड्रामा ज़रूर देखने को मिल जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी इस लड़ाई की भी कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गई थी। फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो अब्बा और अम्मा की लड़ाई सारी की सारी समझ में आ गई थी और मैं उनके ये मनाजिर बड़े शौक से देखने लगी। फिर शायद उनको कोई शक हो गया, आ जाने क्या बात थी कि कुछ अरसा बाद मेरे वालिदैन ने मुझे एक अलहदा कमरा दे दिया। अलहदा कमरा मिलते ही मैंने उनके मनाजिर याद कर कर के तड़पना शुरू कर दिया। इस दौरान मुझे और तो कुछ ना सूझता, बस मैं अपने सीने को ही दबाती रहती थी और फिर देखते ही देखते ये बढ़ना शुरू हो गए। एक दिन मेरी सबसे बड़ी भाभी, जो कि रिश्ते में मेरी कजिन भी लगती थी, ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे उन हिस्सों की तरफ इशारा करते हुए मुझे एक छोटा सा लेक्चर दिया, जिसका लबलुबाब ये था कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ और जिस्म पर आने वाले इस उभार को मुझे अच्छी तरह से ढांप कर रखना है और आज के बाद मैंने किसी भी सूरत दुपट्टे को अपने सीने से नहीं हटाना और इस उभरे हुए हिस्से को ढांपने के लिए मुझे एक कपड़े की कोई चीज़ भी दी गई और सख्ती से ताकीद की कि आज के बाद मैंने हर वक्त इसे पहनना है। और फिर उसके साथ ही मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया, वरना इससे पहले मैं महल्ले में बगैर रोक टोक फिरा करती थी। फिर उसके बाद जल्द ही मुझे माहवारी भी आना शुरू हो गई। माहवारी के आने की देर थी कि मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई। फिर एक दिन की बात है कि मैं इस वक्फे के बाद नहाकर अपने बालों में बुर्श कर रही थी कि अचानक मुझे खुजली सी शुरू हो गई। पहले तो मैंने इसको नज़रअंदाज किया, फिर जब इसने शिद्दत इख्तियार कर ली तो मैंने इस जगह को खुजाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी तसल्ली न हुई तो मैंने ड्रेसिंग टेबल से बुर्श उठाकर उससे इसको खुजाना शुरू कर दिया।
हैरानगी की बात है कि मैं जितना इस जगह को खुजाती जाती थी, मुझे इस काम में इतना ही ज्यादा सुकून आता जा रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं सीधी खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद मेरी एक लड़के से, जिसका नाम सलीम था, दोस्ती की इब्तिदा हो गई और अब तो वो रोज़ ही मुझे ख़त देने लगा था, जिसे मैं घर आकर 2-3 दफ़ा पढ़ती थी और फिर इसे फलश में बहा देती थी। पता नहीं वो इतने रोमांटिक अल्फाज कहाँ से ढूंढ कर लिखता था कि जिनको पढ़कर मैं घायल होती जा रही थी। पहले पहल तो इसने अपने खुतूत में बड़ी ही रोमानवी बातें लिखी थीं कि जिनको पढ़कर मैं सपनों की दुनिया में खो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ख़त के मुंदरजात बदलने लगे और अब वो अपने खुतूत में मुझसे मिलने का तकाजा करने लगा। मेरा भी दिल करता था कि मैं इसे अकेले में मिलूं, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी ना थी कि मैं इसे मिल सकती। इसी तरह दिन गुजरते रहे। अब मैं उसके साथ हल्की फुल्की गुपशप भी लगाने लगी थी और वो खासकर मेरी खूबसूरती की बड़ी तारीफ करता था और ज़बानी भी मिलने की दरख्वास्त करता रहता था। और उसके साथ साथ खुतूत भी जारी थे जिनमें वो मुझसे मिलने का तकाजा करता था। फिर कुछ अरसा बाद सलीम के खुतूत का लहजा मजीद बदल गया और अब वो रोमानवी बातों के साथ साथ मेरे जिस्म, खासकर मेरे ख़ास हिस्सों की बड़ी तारीफ लिखना शुरू हो गया, जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ साथ अब वो चलते चलते मुझे छू भी लेता था। मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा इसने मुझे छुआ था तो मेरे सारे बदन में एक अजीब सी सनसनी फैल गई थी। फिर उसके बाद वो अमूमन मुझे ज़रूर छूता था और उसका इस तरह से मुझे छूना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे स्कूल से घर के रास्ते में इस सुनसान गिल्ली के नुक्कड़ पर एक ऐसा घर भी पड़ता था कि जिसके आगे एक बाड़ सी लगी हुई थी और इस बाड़ ने इस घर को 3 तरफ से घेर रखा था। उनके मेन गेट से अंदर दाखिल हो तो गेट के साथ ही एक छोटा सा लान था और इस लान के कोने में नीम के 2-3 दरख्त इकट्ठे ही लगे हुए थे, जिनकी वजह से वहां एक छोटी सी आरसी बन गई थी। और उन दरख्तों से हिटकर यानी कि एक साइड पर इस घर का गेट था। इस घर में 2 ही लोग रहते थे, एक मियाँ और एक उसकी बीवी, और ये दोनों ही खासे बूढ़े थे। मर्द तो काम के लिए सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता था, जबकि खातून घर में ही अकेली रहती थी। उनके बच्चे वगैरह अगर थे भी तो वो उनके साथ नहीं रहते थे। ये बातें मुझे सलीम ने बताई थी। हुआ यूं कि स्कूल से वापसी पर हस्ब मामूल उसने मिलने की तकरार की, तो मैंने भी इसे रोज़ वाली बात की कि अब तुम तो जानते ही हो कि मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल है। तब वो कहने लगा, अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझसे यहाँ ही मिल लो। तो मैंने कहा, रोज़ तो मिलती हो। तो वो बड़े ही हसरत भरे लहजे में बोला, नहीं ऐसे नहीं मेरी जान, मैं तुमसे गिले मलना चाहता हूँ, तुम्हारे ये रस भरे हों चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए मसला ये था कि मैं किसी भी सूरत ऐसा ना कर सकती थी। और जब मैंने इससे ये बात की तो वो कहने लगा, अच्छा अगर तुमको मैं इस गिल्ली में ही मिलने को कहूँ तो मैंने इसको कहा कि इस गिल्ली में तो हम रोज़ाना ही मिलते हैं। तब इसने इस बाड़ वाले घर के बारे में तफसील के साथ बताया और साथ ही उसकी निशानदेही भी की। तो मैंने इसको बोला, पहले मैं खुद इस बारे में जान लूँ तब ही कुछ फैसला करूँगी। तो वो बोला, जान मैं सच कह रहा हूँ, और वैसे भी वहाँ हमने बस एक बार गिले ही तो लगाना है, और अगर टाइम हुआ तो थोड़ी सी शरारत भी कर लेंगे। लेकिन मैंने इसे बगैर तहकीक के मिलने से साफ इनकार कर दिया और बोली, जब तक मैं खुद तसल्ली ना कर लूँ मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊंगी। तो वो मान गया और बोला, लेकिन प्लीज़ अपनी तहकीक जल्दी करना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले 2-3 दिन मैंने बड़े तरीके से अपनी क्लास फेलोज से इस जगह के बारे में मालूमात ली, तो जिस तरह सलीम ने इस जगह के बारे में बताया था वो जगह वैसी ही निकली। अच्छी तरह तहकीक करने के बाद मैंने इस जगह सलीम से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। अगले दिन जब मैं स्कूल से निकली तो गर्मी बड़े जोर की पड़ रही थी, और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां होने में अभी 1 महीना बाकी था। सलीम को मैंने एक दिन पहले ही इस जगह मिलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। चुनांचे इस दिन प्रोग्राम के मुताबिक मैं जल्दी ही स्कूल से बाहर आ गई और समीना का इंतज़ार करने लगी। उधर उधर देखा तो थोड़ा आगे मुझे सलीम नज़र आया और उसने इशारे से बताया कि वो इसी बाड़ वाली जगह दरख्तों के पास ही होगा, मैं सीधी वहां आ जाऊं। मैंने इसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। मेरा इशारा देखकर वो वापस मुड़ा और चला गया, और इसे जाते देखकर मेरे सारे बदन में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। क्योंकि ये मेरी पहली डेट थी इसलिए मेरी टांगें भी कांप रही थीं और दिल भी बहुत कर रहा था कि मैं जाकर सलीम के गिले लग जाऊं। समीना से अलविदा होकर चलते हुए मैं इसी सुनसान गिल्ली में पहुंची जिसके कोने पर वो बाड़ वाला घर था। मैं कुन अखियों से सारी गिल्ली का जायजा लेते लेते जब इस बाड़ वाले घर के करीब पहुंची तो शिद्दत जज्बात से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी।
गेट के करीब पहुंचकर अचानक मेरा स्कूल बैग जमीन पर गिर गया और ये मैंने जानबूझकर किया था। चुनांचे में बैग उठाने के लिए नीचे झुकी और इसी बहाने मैंने एक दफा फिर सारी गिल्ली पर नजर दौड़ाई तो हस्बन साबिक मुझे वो गिल्ली वीरान नजर आई। ये देखकर मैं जल्दी से उठी और गेट जो कि हर वक्त खुला ही रहता था के अंदर दाखिल हो गई। सामने ही दरख्तों के पास सलीम खड़ा था और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। मैंने सर हिलाया और दबे पांव उन दरख्तों के पास पहुंच गई और फिर हम दोनों जुड़े हुए दरख्तों के दूसरी तरफ हो गए। अब पोजीशन ये थी कि एक तरफ 3-4 दरख्त इकट्ठे खड़े थे और उन दरख्तों के सामने घनी बाड़ थी। उन दरख्तों और बाड़ के दरमियान एक तंग सी जगह थी जहां इस वक्त मैं और सलीम खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाड़ और दरख्तों के एक साइड पर एक पुतली सी गिल्ली नुमा रास्ता था और इस रास्ते से होकर हम इस जगह तक पहुंचे थे। इस तरह हमारे 3 अतराफ में कुदरती तौर पर एक महफूज सी जगह बन गई थी। चौथी जगह खाली थी लेकिन वो इतनी तंग थी कि अगर कोई दरख्तों की आड़ में हो जाए तो दूर से कुछ नजर न आता था। वहां पहुंचकर मैंने एक दफा फिर चारों अतराफ का जायजा लिया और फिर मुतमईन हो गई और सलीम से पूछा कि इसने ये जगह कैसे ढूंढी। मेरी बात सुनकर सलीम ने मेरी आंखों में आंखें डालें और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, मोहब्बत सब करवाती है मेरी जान। और उसके साथ ही इसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और इसे अपने होंठों तक ले गया। जैसे ही इसके होंठों ने मेरे हाथ की पुश्त को छुआ मेरे सारे बदन में एक झुरझुरी सी फैल गई। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। इसे इस तरह जिगरपाश नजरों से देखते हुए देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी इस अदा पर सलीम तो मर ही गया और उसने अपना एक हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और फिर मेरा मुंह ऊपर करके बोला, मेरी तरफ देखो ना मेरी जान। तो मैंने इसको जवाब दिया कि मुझे शर्म आ रही है। तब वो आगे बढ़ा और अपना मुंह मेरे गालों के करीब करके बोला, मारिया जी अगर इजाजत हो तो मैं आपके शर्म से लाल होते हुए गाल पकड़ लूं। मैं कुछ ना बोली तो इसने इस बात को मेरी रजामंदी समझा और आगे बढ़कर इसने मेरे गालों पर अपने होंठ रखे और उनको चूस लिया। मैं बेहाल हो गई लेकिन बोली कुछ नहीं और खुद को इसके हवाले कर दिया। अचानक ही सलीम ने मुझे अपने गिले से लगा लिया और फिर मुझे अपने सीने के साथ चिपका लिया। जैसे ही इसने मेरे मुंह के करीब अपना मुंह किया तो मुझे इसके मुंह से सिगरेट की बो का एक बेबका सा आया और मैंने घबरा कर इसको पीछे की तरफ धकेल दिया। मुझे यूं पीछे हटाते देखकर वो हैरान रह गया और बोला, क्या हुआ मारिया जी? तो मैंने इससे कहा, नहीं तुम मेरे मुंह के करीब मत आओ। तो वो बोला, क्यों क्या हुआ? तो मैंने कहा, इसलिए कि तुम्हारे मुंह से सिगरेट की गंदी बो आ रही है। मेरी बात सुनकर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, सॉरी मारिया जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपको सिगरेट की बो पसंद नहीं है। और उसके साथ ही इसने दोबारा से मुझे अपने गिले से लगा लिया। जज्बात इतने मचले हुए थे कि मैं फारिग हो गई। चुनांचे जैसे ही मैं फारिग हुई मैंने सलीम को एकदम धक्का दिया और इसे पीछे धकेल कर बोली, आज के लिए बस इतना। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा कि ओ मारिया प्लीज बस एक बार और। लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी और जाने लगी। तो वो कहने लगा, अच्छा जाते जाते मेरा एक आखिरी काम तो कर दो। तो मैंने इससे पूछा, वो किया? तो इसने कहा, बस एक बार अपने हाथ में पकड़कर इसे थोड़ा सा हिला दो कि मैं आखिरी मंजिल पर हूँ। इसकी बात सुनकर मैं लाल सुर्ख हो गई क्योंकि दिल तो मेरा भी यही कर रहा था लेकिन ऊपर ऊपर से नाज नखरे करने लगी। आखिर बसद मिन्नतों और तरलों के बाद मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोली, पहले मैं जाऊंगी तुम बाद में आना। इसने मेरी बात सुनकर मुझे जाने का इशारा किया। मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ा और उधर उधर देखती हुई वहां से बाहर निकल गई। घर पहुंची तो मैं उड़ी उड़ी सी घूम रही थी। अब मैं सलीम से अपनी ख्वाहिश पूरी किए बना नहीं रह सकती थी। 2 दिन बाद मैंने सलीम को दोबारा मिलने के लिए तैयार किया और इस बार मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि खिलकर मज़े करने हैं। मैंने इसे बता दिया कि मैं बाजार आऊंगी तो मुझे वहां से किसी सेफ जगह पर ले जाना। मैं इस दिन स्कूल से पहले ही निकलकर बाजार आ गई। जब बाहर निकली तो सामने अब्बा अपनी गाड़ी में आ रहे थे। मैं जल्दी से पीछे को हुई और छप गई। जैसे ही अब्बा की गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हुई तो खुद ब खुद मेरी निगाह इस तरफ उठ गई कि जहां मैंने सलीम को खड़ा होने के लिए कहा था। देखा तो ऐन इसी जगह सलीम रिक्शा लिए खड़ा था। जैसे ही मेरी और सलीम की आंखें चार हुईं, इसने रिक्शे की तरफ इशारा किया और खुद रिक्शे में बैठ गया। मैंने उधर उधर देखा और चलते हुए रिक्शे के करीब पहुंची और फिर एकदम से रिक्शे में बैठ गई। मेरे बैठते ही रिक्शा चल पड़ा और कोई 4-5 मिनट की मुसाफत के बाद वो रिक्शा एक ज़ेरे तामीर मकान के पास जाकर रुक गया।
सलीम ने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। चुनांचे रिक्शे से उतरने से पहले मैंने अपने स्कूल बैग में हाथ डाला और इसमें से एक बड़ी सी चादर निकाली और रिक्शे से निकलने से पहले मैंने इस चादर से खुद को अच्छी तरह न सिर्फ ढांप लिया बल्कि अपने चेहरे को भी छुपा लिया था। ये सब करने के बाद मैं रिक्शे से बाहर आ गई और सलीम के पीछे पीछे चल पड़ी और आने वाले वाकयात का तसव्वुर करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था। इसके साथ साथ मुझ पर बहुत ज्यादा घबराहट भी छाई हुई थी। 2-3 गलियां घूमने के बाद सलीम थोड़ा रुका और जब मैं इसके करीब पहुंची तो वो कहने लगा, वो सामने सब्ज गेट वाला घर है, मैं जाकर ताला खोलता हूं, तुम बेधड़क अंदर आ जाना। इसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिलाया और वो मेरे आगे तेज तेज चलता हुआ सब्ज गेट वाले मकान के करीब पहुंचकर इसका ताला खोलने लगा। सलीम गेट का लॉक खोलकर घर में दाखिल हो गया, जबकि इस वक्त मैं इससे थोड़े फासले पर थी और धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था और मेरे जज्बात उथल पथल हो रहे थे और उसके साथ ही मेरा दिल धक धक कर रहा था। डर भी लग रहा था और सलीम से मिलने का शौक भी था। मेरा एक दिल कह रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अगर कोई मसला बन गया तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन उन सोचों के साथ साथ मेरी अंदर की तड़प, मेरी प्यास और सलीम से मिलने को कह रही थी। दूसरी तरफ मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था और इस तरह मैं अपने आप से लड़ती हुई सब्ज गेट वाले घर के पास पहुंचकर रुक गई और कुन अखियों से आसपास का जायजा लिया। दिल्ली में दूर दूर तक कोई भी नहीं था और मेरी अंदर की तड़प मुझे अंदर दाखिल होने को कह रही थी और मैं इसी शश व पंज में थी कि अंदर से मुझे सलीम की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, जल्दी से अंदर आ जाओ। और मैं कुछ हिचकिचाहट के बाद गेट के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं गेट के अंदर दाखिल हुई, सलीम ने आगे बढ़कर गेट को बंद कर दिया और लॉक करने के बाद बोला, थैंक यू डार्लिंग, और मुझे अपने गिले से लगा लिया। इस वक्त मेरे जज्बात के मारे मेरा बुरा हाल था और मैं होले होले कांप रही थी, जबकि सलीम ये समझा कि ये सब डर के मारे हो रहा है। डरो नहीं मेरी जान, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा, बस हम थोड़ा सा प्यार करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। सलीम की बातें सुनकर और उसके साथ गिले मिलते ही मेरी सारी सोचें दूर हो गईं। लेकिन पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ अभी तक मेरे अंदर कुंडली मारे बैठा था। उधर सलीम ने मुझे थोड़ी देर के लिए गिले से लगाया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, आओ चलिंग, और मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। इस ड्राइंग रूम में वाल टू वाल कालीन था और वो बड़ी अच्छी तरह से सजा हुआ था। सलीम ने मुझे एक तरफ सोफे पर बैठने को कहा और खुद मेरे सामने खड़ा होकर बोला, क्या पियोगी? तो मैंने उधर उधर देखते हुए कहा, कुछ नहीं सलीम, और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो वो कहने लगा, मेरी जान, डर तुमको इसलिए लग रहा है कि तुमको अभी तक इस बाढ़ वाले घर का वाकया नहीं भूला। फिर वो घुटनों के बिल मेरे सामने बैठ गया और बोला, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, मेरे होते हुए तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो उठा और ये कहते हुए चला गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लाता हूँ। और कुछ ही देर बाद वो कोक की 2 बोतलें ले आया। हमने कोक पी और वो मुझसे कहने लगा, आओ मैं तुमको ये घर दिखाता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं इसके साथ चल पड़ी। घर की गैलरी से होते हुए वो मुझे लेकर एक कमरे में चला गया और कमरे में दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, क्या ख्याल है पहले थोड़ी गुपशप ना हो जाए? और फिर इसने मुझे अपने करीब किया और अपना जिस्म मेरे जिस्म के साथ लगा लिया और मेरे कान में बोला, मारिया तुम बहुत प्यारी हो, आई लो यू। और मेरे सारे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया और मुझ पर मस्ती चढ़ने लगी। सलीम ने अपने मुंह से जुबान निकाली और वो जुबान मेरे टॉप्स पर फेरने लगा। फिर वहां से होती हुई उसकी ये जुबान मेरे कान के पीछे चली गई और उसने मेरे कान को चाटना शुरू कर दिया।